अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक को मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, शायद ये टॉपिक जो है हमारी हाई कमांड को पसंद ना आए। मैं आज जिस मर्द मुजाहिद और दरवेश इंसान का जिक्र करने जा रहा हूँ, आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो इस शख्सियत के बारे में ना जानता हो। पूरी दुनिया का ये रूल्स है कि वह अपने हीरोज़ की कदर करते हैं, पर हम बदकिस्मती से वो कौम है जो हमेशा से अपने हीरोज़ को के रिवार्ड जितने भी हैं उनका बदला जो है उनको डिग्रेड करके देते हैं। हमारे चैनल्स, बड़े बड़े चैनल जो है पाकिस्तान में चल रहे हैं, बड़े बड़े एंकर बैठे हुए हैं। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि कोई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे जो हीरोज़ हैं उनको प्रमोट करें और उनकी ज़िंदगी के बारे में जो है लोगों को बताएं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें उनको भी पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या है। तो चलें फिर, ऐसा तो ऐसे ही सही, हम हैं ना उनको प्रमोट करने के लिए। तो देखते हैं अपने हीरो की खिदमत को और उन्होंने क्या क्या कारनामे जो है सर अंजाम दिए हैं। ये वो शख्सियत थे जो इंडियन फाइटर पायलट्स के लिए एक भयानक ख्वाब रहा है और उनके लिए खौफ की अलामत समझा जाता था। जब तक वो अपनी सर्विस में रहे, इंडियन फाइटर पायलट्स पाकिस्तान पर अटैक करने का इरादा करते तो पहले 100 बार सोचते थे कि कहीं उनका वास्ता उस मर्द मुजाहिद से ना पड़ जाए। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, ये MM आलम साहब थे, मोहम्मद महमूद आलम, जो लिटिल मास्टर और लिटिल ड्रैगन के नाम से भी काफ़ी मशहूर हुए। आए कुछ इनकी ज़िंदगी और कारनामे के बारे में जान लेते हैं। MM आलम साहब 6 जुलाई 1935 को इंडिया के शहर कलकत्ता में पैदा हुए। पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम के बाद आप ढाका मुंतकिल हो गए। आप 11 बहन भाई थे और आप उम्र में सबसे बड़े थे। आलम साहब ने अपनी तालीम ढाका के एक गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की और 1952 में एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। 1953 में इन्हें कमीशन मिल गया और वो GD पायलट के अहदे पर फायज हो गए। वो शुरू से ही प्रोफेशनल पायलट थे। वो बरतानिया में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके थे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के हालात काफ़ी कशीदा हो गए। पाकिस्तान और इंडिया आर्मड फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी थी और सूरत हाल काफ़ी गंभीर थी। 6 सितंबर को जनरल अयूब की तरफ से रेडियो पे यह तकरीर जो है नशर की गई। अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जंग शुरू हो चुकी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जोर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो, आमीन। उस वक्त आलम साहब सरगोदा एयर बेस पर तैनात थे और स्क्वाड्रन लीडर के अहदे पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। 6 सितंबर को पाकिस्तानी फाइटर तैयारों ने इंडिया की एक एयर बेस को निशाना बनाया और उनका काफ़ी नुकसान किया। 7 सितंबर की सुबह आ गई। हमारे कुछ पायलट अपने तैयारों में तैयार बैठे थे कि कभी भी सूरत हाल गंभीर हो सकती है। सूरज तलू होने से 1 घंटा पहले रेड अलर्ट जारी किया गया। सर आलम और इम्तियाज़ भट्टी साहब ने अल्लाह का नाम लेकर अपनी उड़ान भरी और अपनी फ़ज़ाओं में गश्त करने लगे। अभी कुछ वक्त गुजरा ही था कि आलम साहब को 4 त्यारे दिखाई दिए जो रॉकेट फायर कर रहे थे। देखते ही उन्होंने अपनी सरहद की तरफ दौड़ लगा दी तो आलम साहब उनकी ताकत में थे कि 2 और त्यारे नजर आए जो 50 से 100 फीट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहे थे। तो आपने मिसाइल फायर किया। उनमें से एक त्यारे को उन्होंने अपनी आंखों से ज़मीन पर आते देखा, जिसको चारों तरफ से आग लगी हुई थी और ये हाकर हंटर त्यारा सरगोदा की हदूद में ही गिर कर तबाह हो गया। उन्होंने पलटकर बाकी त्यारों का भी ताक़ब किया कि उनसे भी चाय पानी पूछ लिया जाए। सरगोदा से मशरक़ की जानब दरिया चनाब क्रॉस करने के बाद 4 हंटर त्यारे नज़र आ गए। जब उन्होंने आलम साहब को देखा तो बुखलाहट का शिकार हो गए। उनको चाहिए था दुश्मन को डॉज करवाने के लिए मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करते, पर वो सब त्यारे सेम डायरेक्शन में मूव हुए। आलम साहब तो इसी लम्हे के इंतज़ार में थे। उन्होंने अपनी गन का फायर खोल दिया और वो यके बाद दीगरे ज़मीन पर गिरने लगे।
और मज़े की बात यह है कि बरतानिया में अपनी खिदमत सर अंजाम देने के दौरान आपा हाकर हंटर त्यारों की मूवमेंट और कैपेसिटी से बाखूबी वाकिफ़ थे जो इंडियन पायलट इस्तेमाल कर रहे थे। इस वक्त इंडियन फोर्सेस के पास 450 त्यारे थे और पाकिस्तान के पास ओनली 150, फिर भी इंडियन पे भारी पड़े। ये वाक़या हम अपने हीरो की ज़बानी सुनते हैं, मैं उस तरह बयान नहीं कर पाता जिस तरह वो करते हैं। सरगोदा के हवाई अड्डे के इर्द गिर्द हाई टेंशन वायर्स हैं, उनकी ये तकरीबन 100-200 फीट होते हैं। तो एक उनमें से जहाज़ क्लाइम किया, उसको मैंने मिसाइल मारा और मुझे पता भी नहीं लगा कि वो कब पायलट कॉकपिट से निकला। जब उसके करीब से मैं गुजरा देखा कि वो पायलट कॉकपिट में नहीं है और उसके जहाज़ के इर्द गिर्द आग लगी हुई है और दूसरे बकरी 4 जहाज़ थे वो नज़र नहीं आया। फिर भी मैंने ताक़ुब किया, मेरे ख्याल में दरिया शनाब को अबूर करके देखा वो 4 जहाज़ बहुत नीचे परवास कर रहे थे, एक ही रुख में मुड़े। अमूमन अगर पीछे से कोई हमला कर रहा हो तो जहाज़ स्प्लिट करते हैं, 2 जहाज़ किसी और तरफ, एक जहाज़ एक तरफ, ताकि दुश्मन को सैंडविच कर सकते हैं, यानी एक जहाज़ पीछे ला सकें। तो वो चारों एक टर्न में एक ही दायरे में टर्निंग करने लगे, एक टर्न में वो चारों जहाज़ अल्लाह के वजह से मार गिरा दिए। दोस्तों, अल्लाह पाक भी ऐसे नाकाबिल तस्खीर मिशन अपने वलियों से मुकम्मल करवाते हैं और ये मौजज़ा उन्होंने सिर्फ 40 से 50 सेकंड में सर अंजाम दिया और इम्तियाज़ भट्टी साहब इसके चश्मदीद गवाह थे। और ये कारनामा जो उन्होंने सर अंजाम दिया रहती दुनिया तक ना टूटने वाला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान 9 त्यारे तबाह किए और 2 को नुकसान पहुँचाया। बाद 1971 में पाकिस्तान टूटने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से अपनी वफादारी की मिसाल कायम कर दी और अपनी फैमिली को पाकिस्तान ले आए। हालांकि वो एक पक्के बंगाली थे, पर बांग्लादेश से जुदाई का दुख उनको अंदर ही अंदर सिखाया जा रहा था, जिसका इजहार उन्होंने काफ़ी बार किया था। अगर वो बांग्लादेश मुंतकिल हो जाते तो मुमकिन था उनकी काबिलियत, सिहानत और खिदमत को देखकर उन्हें बंगाल फ़िज़ाइया का चीफ मुकर्रर कर दिया जाता। पाकिस्तान में इन्हें एयर कमोडोर का अहदा देकर साइड पे कर दिया गया। उनका पीक था, शादी की उम्र थी, पर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरे कंधे पे 11 बहन भाइयों की जिम्मेदारी का बोझ है। जब जनरल ज़िया-उल हक़ की हुकूमत आई तो उनको 1982 में जबरी रिटायर कर दिया गया और तमाम मराद वापस ले ली गईं। आलम साहब के ज़िया हुकूमत के साथ काफ़ी नज़रियाती इख्तलाफात थे। वो ये कहते थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान को तोड़ने में हाई कमांड का हाथ है, इसी वजह से इन्हें चकलाला एयरबेस के एक मेस में मुकीम कर दिया गया। उन्हें दुनिया दौलत की कोई गर्ज नहीं थी, नमाज और बुक्स पढ़ के अपना वक्त गुजार लेते थे। ज़िया-उल हक़ की वफ़ात के बाद इन्हें नए फ़िज़ाइया चीफ़ की सिफारिश पर तमाम मराद वापस दे दी गईं। 1999 में जब मुशर्रफ की हुकूमत ने टेक ओवर किया तो आलम साहब की मुशर्रफ हुकूमत के साथ काफ़ी इख्तलाफात मंजर आम पर आए। वो कहते थे मुशर्रफ और उनके साथ जुड़ी आला क़यादत करप्ट और मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। जब उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू मुशर्रफ तक पहुँचाई गई तो उनको चकलाला एयरबेस से फैसल एयरबेस कराची मुंतकिल कर दिया गया, जहां अपनी बची मांदा ज़िंदगी उन्होंने वहां गुजारी। दिसंबर 2012 में उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्हें नेवल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो ट्रीटमेंट में रहे और उनकी तबीयत जो है रिकवर ना हो सकी। 18 मार्च 2013 में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। मरते वक्त तक उनके पास कोई सेविंग ना थी, ना फ्लैट, ना पैलेस, ना आइलैंड। खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। पर इस दुनिया में भी सुरखरू ठहरे और आखिरत में भी सुरखरू। मसरूर एयरबेस कराची में नमाज जनाजा के बाद उन्हें दफन कर दिया गया। इनके नमाज जनाजा में किसी आला क़यादत ने शिरकत ना की। जो कौमें अपने हीरोज़ के साथ ऐसा सलूक करती हैं, तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। ये इंतहाई ज़मीर फरोश कौम है जो वक़्त पड़ने पे अपनी बेटियों को भी बेच देते हैं। आई सल्यूट यू एम आलम साहब, आई सल्यूट यू, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह पाक आपको जन्नत में आला मकाम अता करे। बस रोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अब और कुछ नहीं बोला जा रहा।